ओके जी, हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है। मार्केट इज़ द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। मार्केट क्या होता है? मार्केट हमारा वो प्लेस होता है जहाँ पर बायर और सेलर आते हैं, ठीक है जी, एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिशनल साइंस में, तो मार्केट क्या होता था? वो प्लेस होता था जहाँ पर बायर और सेलर आते थे, ठीक है जी, और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते थे जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता था, ठीक है जी। बट आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो किसी प्लेस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। टेलीफोन के ऊपर थ्रू मेल, थ्रू इंटरनेट, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा सकता है। दैट कौन सी एक्टिविटीज़? बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़। अगर मैं मॉडर्न मार्केटिंग सेंस के अंदर कहूँ तो मार्केट का मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये क्या है? सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है जी। इसीलिए यहाँ पर क्या है? मार्केट क्या आ गया? सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम बात करेंगे मार्केट और सेलर की, मार्केटर और सेलर की, ये कौन होता है, ठीक है जी। तो मार्केटर या सेलर की बात करें तो अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए, इफ द कस्टमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन मार्केटर इज द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों भाई? मार्केटर या सेलर कौन है? वो पर्सन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को आपको अवेलेबल कराएगा। तो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज क्यों चाहिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसीलिए मार्केटर क्या हो गया आपका? द पर्सन हु प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। मार्केटर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कि क्या करेगा? गुड्स को अवेलेबल कराएगा, ठीक है जी, आपके। ओके जी। उसके बाद सर्विस को भी अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और किस लिए अवेलेबल कराएगा? ताकि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सके, ठीक है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है? जो लोग होते हैं एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके बदले में? मनी के बदले में, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ जो कि उनके लिए वैल्यू रखी, विच वैल्यू फॉर देम। उसके बाद किसी भी चीज़ को अगर उसकी कोई वैल्यू है तो मार्केटिंग उसकी करी जा सकती है, या फिर द एनीथिंग विच हैज़ अ वैल्यू कैन बी मार्केटेड, ठीक है जी। लाइक कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, टीवी, फ्रिज, आलू, मोबाइल फोन्स, कुछ भी है, अलमीरा, सब क्या हो गए? मार्केटिंग करी जा सकती है। कोई सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विस है, एजुकेशन की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है, मार्केटिंग करी जा सकती है। कोई पर्सन है, अब यहाँ पर पर्सन की मार्केटिंग नहीं है, उस पर्सन रिलेटेड पोस्ट की मार्केटिंग, ठीक है जी, कि हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ इस एजुकेटर की पोस्ट खाली है, एंड ऑल दैट, तो मार्केटिंग करी जा सकती है। कोई प्लेस है, उसकी मार्केटिंग करी जा सकती है, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कोई इवेंट है, कोई फिल्म फेस्टिवल है, कोई फैशन शो है, उसके अलावा मैं कहूँ जैसे कि अभी हनी सिंह का टूर चल रहा है, ठीक है जी, दिल्ली के अंदर था 11 तारीख को, तो उन केसेस के अंदर क्या हो रहा है? उसकी मार्केटिंग की जाती है। वही व्हाट्सएप के, आपका क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर एक सोशल हैंडल के ऊपर उसको डाला जाता है कि भाई हनी सिंह यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये मार्केटिंग करी जा रही है। तो कोई भी चीज़ जो कि वैल्यू रखती हो उसकी मार्केटिंग करी जा सकती है, ठीक है जी। अब आते हैं मार्केटिंग के कुछ फीचर्स। तो मार्केटिंग के फीचर्स की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज़ होती है नीड्स एंड वांट्स, ठीक है जी। नीड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर यू आर फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको एक ऐसी फीलिंग है कि मेरे पास मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है जी, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। वहीं पर वांट की बात करें तो वांट क्या होती है? ऑब्जेक्टिव दैट इज पोटेंशियली सेटिस्फायर ऑफ नीड, वो चीज जिसके थ्रू नीड को सेटिस्फाई करा जाए, ठीक है जी। देखो, मेरे को किसी चीज की कमी फील हो रही है और वो कमी दूर कैसे होगी? जब मेरे को कोई चीज मिल जाएगी। तो वांट क्या है कि क्या चीज है जिससे ये कमी पूरी हो सके, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मार्केटर का काम क्या होता है? मार्केटर का काम होता है नीड को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको फुलफिल करना, ओके।
इसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग में क्या आता है कि क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग के अंदर आता है कि आप एक कंप्लीट ऑफर कर रहे हो फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। दैट मीन्स आप अपना वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है जो आपने ऊपर पहचान लिया है कि भाई लोगों को इसकी नीड है और इससे ये फुलफिल हो सकती है उनकी वांट, तो अब आप उसकी मार्केट ऑफरिंग करो। ठीक है जी। आफ्टर दैट कस्टमर वैल्यू, कहीं ना कहीं देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप अपने कस्टमर को ग्रेटेस्ट वैल्यू दोगे या वैल्यू फॉर मनी दोगे, जो उसने अमाउंट खर्च करा है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ही मार्केटिंग काम करेगी, अदरवाइज नहीं। तो मार्केटिंग फोकस करती है कस्टमर वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट मार्केटिंग फोकस करती है एक्सचेंज मैकेनिज्म के ऊपर। भाई कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो एक्सचेंज की जाएगी या तो मनी के तौर पर या फिर कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर जो कि सेम वैल्यू रखती है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि मनी नहीं है तो फिर बार्टर सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज मैकेनिज्म हमेशा होता है मार्केटिंग के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की जिसके अंदर कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म ही नहीं होगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, मार्केटिंग ऑलवेज कंसिस्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो 4 इंपॉर्टेंस पढ़ी। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड वांट, दूसरा था क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग, तीसरा कस्टमर वैल्यू और चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, जब मैं मार्केटिंग के फंक्शंस की मैनेजमेंट करूंगा तो इट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है फंक्शंस के अंदर, बेसिकली प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मैं क्यों करता हूँ वो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग? टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपके मैनेजमेंट के प्रोसेस थे ना, सारे के सारे फंक्शन थे, वही सब कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन वो किस लिए हो रहा है, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनके लिए किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? ताकि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करा जा सके। और जब कस्टमर की नीड्स फुलफिल होंगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। ठीक है जी। बात सारी की सारी सेम है। हम मैनेजमेंट हमेशा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे, पहले मार्केटिंग का जो काम है वो अचीव हो जाए, और जब वो अचीव हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। मार्केटिंग का काम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाना ताकि वो सेटिस्फाई कर सके कस्टमर की नीड। जब कस्टमर की नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी तो अपने आप ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले चूज अ टारगेट मार्केट। भाई आपको जब भी मार्केटिंग करनी है तो एक टारगेट मार्केट को चूज करना पड़ता है कि मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा। ठीक है जी। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको चूज करना पड़ेगा कि वो कौन सी मार्केट को टारगेट करे। अगर एक गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर है तो देखो उसमें मार्केट बहुत सारी है। एक होती है 0 to 3 years, एक होती है 3 to 9 years, ठीक है, एक होती है 9 to 15 years, एक होती है 15 to 23 years, ठीक है। फिर एक इस तरीके से उसमें बहुत सारी मार्केट्स होती है। तो अब उसको ये चूज़ करना पड़ेगा मैं कौन सी मार्केट को चूज़ करूँ। ठीक है, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ को चूज़ करूँ, टीन्स को चूज़ करूँ, यंगस्टर्स को चूज़ करूँ, ठीक है, या मैं बात करूँ तो जो हमारी अबव 25 कैटेगरी होती है, अबव 30 कैटेगरी होती है, उसको चूज़ करूँ। ठीक है, वो सारी की सारी। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम ये हो गया कि भाई मैं मार्केट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्रिएट अ डिमांड एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। अब क्या होएगा? जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे? जब मैं उनकी नीड और वांट को एनालाइज करूँ। डिमांड तो तभी क्रिएट होगी ना जब लोगों की नीड का पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लाऊंगा जिससे कि उनकी वांट सेटिस्फाई हो सके, है ना, तो ही हमारी डिमांड बढ़े प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। भाई नॉर्मल सी बात है, आप जब अपने प्रोडक्ट को बेटर क्रिएट करोगे, बेटर बनाते जाओगे, ठीक है जी, अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। ठीक है जी, और आपके कस्टमर्स भी क्रिएट होंगे और कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड होगी। ओके, इसके बाद आता है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहली चीज, मार्केटिंग जो है वो एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर सेलिंग आती है।
ठीक है जी। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लानिंग द टाइप, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सिलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन सेलिंग के अंदर क्या आता है, सीधा सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज वर सेल थ्रू पब्लिकली प्रमोशन और सेल्स। वहाँ पर तो भाई प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है जी। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट को बेचना है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सेलिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है जैसे ही प्रोडक्ट बिक जाता है, बट मार्केटिंग उसके बाद भी काम करती है आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर डिफरेंस की बात करें स्कोप की, तो सेलिंग का जो स्कोप होता है वो सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग प्रोसेस का, वहीं पर मार्केटिंग का जो स्कोप है काफ़ी वाइडर है, ठीक है जी। फोकस की बात करें, सेलिंग सिर्फ टाइटल ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड होती है, मार्केटिंग जो होती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर पर निर्भर करती है। प्रीडोमिनेंस की बात करें तो सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है जी। एम की बात करें, सेलिंग का एम होता है प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम, मार्केटिंग का एम होता है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एम्फेसाइज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, और मार्केटिंग का मतलब होता है अपने कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को डेवलप करना और उन्हें फुलफिल। स्ट्रैटेजीज, सेलिंग के अंदर प्रमोशन और परसुएशन होता है, मार्केटिंग के अंदर जो भी हमारे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट होते हैं सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट को मिक्स करके यहाँ पर करा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की, तो यहाँ पर कुछ फिलोसफीज आती हैं जिसके अंदर आपका आएगा प्रोडक्शन कंसेप्ट, किसके ऊपर ध्यान देगा, ये क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, किसके ऊपर ध्यान देगा, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है जी। प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। मेजर फोकस होगा प्रोडक्ट का कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहे, जब तक वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहेगी तब तक ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा। जैसे कि आप ले लीजिए एप्पल को, हर साल एक नया आईफोन लॉन्च होता है तो उसके अंदर हर साल कोई एक नया फीचर जरूर आएगा। जब तक वो क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे तब तक नए आईफोन की जो मैं क्या हूँ सेल है वो इम्प्रूव होती जाएगी, मार्केटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन जहाँ पर उन्होंने नया फीचर नहीं लेकर आए वो उसी साल उनकी सेल रुक जाएगी। रीज़न देखो, पूरा आईफोन चाहे आपके पास 13 हो चाहे आपके पास 14 हो, ठीक है, दोनों के अंदर सब कुछ सेम है, बस एक दो फीचर जो है वो 14 के अंदर एक्स्ट्रा है। उन फीचर की वजह से आप 13 को रिजेक्ट करके 14 ले रहे हो और वो भी एक्स्ट्रा प्राइस पर ले रहे हो। अगर वो नया फीचर उसमें नहीं आएगा तो आप एक्स्ट्रा प्राइस क्यों दोगे और आप अपने पुराने फ़ोन को ही क्यों दोगे? भाई मेरे हिसाब से 1 साल से ज़्यादा आराम से 3-4 साल तो निकाल देते हैं आईफोन्स, ठीक है, 3-4 साल के उससे भी ज़्यादा निकाल देते हैं। अगर आप उसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो निकल जाएंगे आराम से। भाई नॉर्मल जो फ़ोन का फीचर होता है वो तो कॉलिंग है, ठीक है, उसके साथ साथ कैमरा इनका बहुत बेटर होता है, प्राइवेसी इनके अंदर है ही है, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐप सपोर्ट इसके अंदर जो है एटलीस्ट 5 साल का तो होता ही है ना। अभी देखो 10 भी चल ही रहा है, 15 लॉन्च होने की बात हो गई है, 10 चल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। आई थिंक 8 भी चल रहा है अभी तक, 6 तक चल रहा है, 4 भी चल रहा है, 4 भी चल रहा है, पुराने सब चल रहे हैं। नहीं 4 तो डिसकंटिन्यू कर दिया था ना इन्होंने, मतलब उसकी अब कुछ अपडेट्स वगैरह तो कुछ नहीं आती ना, 6 की भी अपडेट नहीं आती, 6S की शायद अभी आ रही है, ऐसा है ना। तो वो क्या है यहाँ पर, अब नॉर्मल सी बात है ना, ये भी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। भाई कंपनी अभी भी कह रही है कि आप हमारे पुराने फ़ोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो स्टिल यू आर आवर कस्टमर्स, हम आपके लिए भी सोचेंगे, ठीक है जी। इसके बाद होता है सेल कंसेप्ट, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा सेल वॉल्यूम के ऊपर। मेजर फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और एग्रेसिव प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को लगा करके सेल करी जाए, ठीक है जी। मार्केटिंग कंसेप्ट, आइडेंटिफाई अ नीड एंड फुलफिल इट। भाई नीड और वांट था हमारा, तो नीड को आइडेंटिफाई करो और उसको फुलफिल करो, ठीक है जी। फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, जो भी आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है उसका एक्सटेंशन, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सोशल सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लोगे, ठीक है जी। यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है जी।
यही सेम चीज़ फिर मैंने आगे आप लोगों को एक उसके तौर पर दे रखी है ग्राफ के अंदर, तो वो ज़रूर आप लोग रीड करेंगे नोट्स में से, तभी मज़ा आएगा। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग रिसर्च। पहला काम होता है मार्केटिंग रिसर्च, जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, हम गैदर करते हैं या एनालाइज करते हैं सारी की सारी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को। अब ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, कब खरीदना चाहता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहता है और कहाँ से खरीदना चाहता है। जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो अब मार्केटिंग जो है वो फुल स्लीव्स के ऊपर फोकस नहीं करेगी, वो विंटर क्लोथिंग के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ठीक है, हाफ स्लीव्स, टी शर्ट्स, ठीक है जी, शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करा जा रहा है क्योंकि कस्टमर यही खरीदना चाहता है। ठीक है, कब खरीदना चाहता है, तो अब वो टाइम है जिसके अंदर वो खरीदेगा। ठीक है, विंटर समर में ही खरीदेगा ना ये सब चीज़ें। उसके बाद कैसे खरीदना चाहता है, तो उसके अंदर कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग क्लोथिंग के मामले में नहीं उसको प्रेफर करते। ठीक है जी, वो कहते हैं जी हम तो आउटलेट से ही खरीदेंगे क्लोथिंग्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च में देखते हैं। उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर सकें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर सकें, प्रमोशन इंक्रीज कर सकें। ठीक है जी, और एक स्पेसिफाई कर सकें एक एक्शन जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर नॉर्मल सी बात होती है, मार्केटर को डिसीजन लेना होता है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा, मॉडल क्या होगा, ब्रांड नेम क्या होगा, पैकेजिंग किस तरीके से की जाएगी, क्या क्वालिटी लेवल रहेगा प्रोडक्ट का, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स को हम जब किसी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के साथ बेचते हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर हम एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखना चाहते हैं, तो वो आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग के अंदर। नॉर्मली स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्पिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे आईफोन है, इन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे कि भाई हमारे फ़ोन के अंदर ये फीचर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और बिल्ड मटेरियल ये रहेगा ही रहेगा, डिस्प्ले इतने नॉच की होगी, ठीक है जी, क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट ये रहेगा। ये स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, तो वो एक स्केल हो गया कि भाई इतना तो रहेगा ही रहेगा, हर किसी को पता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इंस्पेक्शन का काम भी कम हो जाता है। उसके बाद जो नए फीचर आ रहे हैं उसके अंदर हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है। उसके बाद होती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है जी, अपने हमारे जो गुड्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपका हो सकता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ग्रुप्स हो गए अलग अलग। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक अगर शॉप वाला भी उसने सेब रख रखे हैं, तो उसके बाद सेब भी 3-4 क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, वो ग्रेड्स के हिसाब से, भैया ये 200 रुपये, भैया 240 है, भैया 180 है, भैया 220 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई 240 वाला 150 में दे रहा, तो बता, वो कहेगा भैया कहीं और से 180 वाला ले लो, भैया 160 का लगा। ठीक है, उसने ग्रेडिंग कर रखी, किस चीज़ के बेस पर होती है ग्रेडिंग, एज पर देयर क्वालिटी होती है ग्रेडिंग। ठीक है जी, या फिर एज पर देयर लाइफ होती है ग्रेडिंग। ठीक है, या फिर वो प्रोडक्ट क्या है, एप्पल्स भी आपको पता है अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से होते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से हो गया। ठीक है, क्रिकेट बैट के अंदर होता है कश्मीर विलो होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा महंगा आएगा, ये है, इस टाइप की चीज़ें होती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें देख चुके हो, आप अपना प्रोडक्ट सेट कर चुके हो, क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, हर एक चीज़, तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिज़ाइन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ लेबलिंग डिज़ाइन करनी पड़ेगी। यानी कि वो जो पैकेजिंग होगी उस पर एक लेबल लगाना पड़ेगा जिस पर आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ब्रांडिंग, जिसके थ्रू एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिल सके आपके प्रोडक्ट को कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। जैसे कि लक्स, ठीक है जी, लक्स की सोप है,
उसके ऊपर अलग से लक्स है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो पता चल जाता है। अंदर सोप के ऊपर भी लक्स लिखा रहता है इस टाइप से, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, अब आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। प्राइसिंग सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है। हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है उस हिसाब से, काफ़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बेसिकली होती है आफ्टर सेल सर्विस, जिसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि भाई कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद दिक्कत आई तो हमें कैसे कांटेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये वॉच है, इस वॉच की अगर हम बात करें तो इस वॉच के अंदर क्या था, इस वॉच के अंदर अगर कोई भी दिक्कत है, कंपनी ने अपने नंबर दे रखे हैं, ईमेल दे रखे हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप कॉल करोगे तो हार्डली 1 आवर के अंदर आपको मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है जी। और उस मेल पर प्रोसेस लिखे होंगे कि पहले आप ये ट्राई कर देख लीजिए, शायद प्रोडक्ट सही हो जाए। अगर आप उस पर कर देते हो कि आई ऑलरेडी ट्राइड दिस बट नथिंग हैपन, तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे में वहाँ से कॉल आ जाएगी उनके एग्जीक्यूटिव की, वो कुछ प्रोसेस बताएंगे। अगर वो प्रोसेस के बाद भी कुछ काम नहीं बनता तो वो सीधा इसके लिए एक रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हम अपने पास मंगा रहे हैं, इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग में अगर कोई ख़राबी होगी तो आपको दूसरा प्रोडक्ट दे दिया जाए, ठीक है। उसके अंदर वो टाइम देते हैं 15 दिन तक का, ठीक है, 10 to 15 डेज। प्रोडक्ट पिक करने का टाइम देते हैं 3 to 4 डेज, जिसके अंदर प्रोडक्ट नेक्स्ट डे पिक हो जाएगा। 10 to 15 डेज का जो टाइम दिया वो 1 वीक के अंदर पूरा प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी क्या दे रही है, आफ्टर सेल सर्विस दे रही है। प्रोडक्ट बिक चुका है लेकिन उसके बाद भी आपका ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, जिससे क्या आएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब अगर मेरे को कोई स्मार्ट वॉच लेनी है, कोई पर्सन मुझसे पूछता है भाई कौन सी स्मार्ट वॉच लूँ, तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ भाई नॉइस की बढ़िया, सपोर्ट अच्छा है नॉइस का, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रमोशन। आप इन्फॉर्म करोगे अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है जी। तो प्रमोशन करना यही होगा, भाई मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है एंड ऑल दैट। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिसीजन लोगे कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से जाएगा, ठीक है, स्टोर्स पर जाएगा, कैसे क्या होगा, अगर स्टोर्स पर जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर है ना कि मैं मीडिएटर्स को यूज़ करूँगा, होलसेल रिटेल यूज़ करूँगा या होलसेल यूज़ करूँगा, खाली रिटेल करूँगा, या सीधा हमारा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर जाएगा, चैनल्स को डिसाइड करना। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की मूवमेंट के बारे में हम डिसाइड करेंगे। लास्ट होता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, की जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी नहीं गया हुआ होगा वो प्रोडक्ट कहाँ पर रखा जाएगा एंड ऑल, ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ जाता है मार्केटिंग मिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या है हमारा जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सकता है, जो हमने टारगेट सेट करा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इसमें 4 P's आते हैं हमारे, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's हमेशा आपसे, अगर आपका वाइवा है तो पूछे जाएंगे बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है जी। आपका बोर्ड का एग्जाम है तो पूछे जाएंगे बिजनेस स्टडीज़ में। 4 P's मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केटिंग का, और रीज़न मार्केटिंग जो है वो हमारी क्या कहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ की एक ब्रांच भी है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो इसी वजह से आगे चल करके अगर आप MBA भी करोगे तो भी उसके अंदर आएगी मार्केटिंग, इसीलिए 4 P's इंपॉर्टेंट है। 4 P's में सबसे पहला P है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जिसको मार्केट में आप ऑफ़र कर सकते हो, और उसको जब आप ऑफ़र करोगे तो उसकी वजह से सेटिस्फाई होएगी कस्टमर की वांट और नीड, ठीक है जी। ये बात याद रखेगी, प्रोडक्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट विच सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड और वांट, ठीक है जी। इसके बाद अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है जी, लाइक प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की वारंटी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। प्रोडक्ट मिक्स में 3 कंपोनेंट आते हैं, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबल, ठीक है जी। प्रोडक्ट मिक्स में 3 चीज़ें आती हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबल। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम, कोई साइन या कोई सिंबल दे रहे हो। ब्रांडिंग मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दे रहे हो, कोई साइन दे रहे हो, कोई सिंबल दे रहे हो। जैसे कि पेप्सी आपने प्रोडक्ट को अपना नाम दिया, फिर पेप्सी का लोगो है ऐसे करके एक बॉल टाइप है, उसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर की स्ट्राइप्स है,
ठीक है जी, तो वो पेप्सी का लोगो है। एडिडास, आपने प्रोडक्ट को अपना नाम दिया एडिडास इज नेम, उसका लोगो क्या है, 3 ऐसे करके स्ट्राइप्स है, या फिर एडिडास का एक लोगो सर्कुलर वे में भी आता है, मतलब इस टाइप से करके है एक लोगो ना, लोटस टाइप, तो उसके अंदर भी लेकिन है 3 स्ट्राइप्स। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। नाइकी हो गया, नाइकी का लोगो कुछ इस तरीके से है। तो काफी सारी अपने अपनी, आप अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे रहे हो, उस नाम के साथ साथ एक सिंबल दे रहे हो, ठीक है, जिससे कि लोग उसको पहचान सकें। ठीक है जी, इसके बाद जो आपका ब्रांड नेम है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली चीज सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। जितना आपका ब्रांड नेम सिंपल होगा, शॉर्ट होगा, उतना लोग उसको प्रोनाउंसिएट करने में उनको आसानी होगी और याद रखने में आसानी होगी। ठीक है जी, देखकर पहचानने में आसानी होगी। उसके बाद इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, भाई सामने वाला जब उसको बोले तो प्रोनाउंसिएशन एकदम सही हो। ठीक है जी। दूसरा सजेस्टिव, आपका जो ब्रांड नेम है वो सजेस्टिव हो आपके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है जी, जिसके अंदर इन शॉर्ट आपका जो ब्रांड नेम है वो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि ये प्रोडक्ट क्या है। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव, आपका जो ब्रांड नेम है डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ब्रांड एडिडास है तो एबीबास रख लिया आपने, ठीक है जी, तो वो डिस्टिंक्टिव नहीं होगा। ठीक है जी, हर किसी को लगेगा कि एडिडास की कॉपी है। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, तो ब्रांड नेम आपकी मदद करता है एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छे से। ठीक है जी, हर किसी को पता चलता है अच्छा एडिडास का प्रोडक्ट है, अच्छा रिबॉक का प्रोडक्ट है, अच्छा नाइकी का प्रोडक्ट है। ठीक है जी, उसके बाद ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करता है आपकी मार्केट में एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, लाइक एप्पल, पीछे लोगो है दंतीयाड़ा से। ठीक है जी, मार्केट के अंदर अपने आप आइडेंटिफिकेशन है, दूर से पता चल जाता है आईफोन है। ठीक है जी, दूर से पता चल जाता है एप्पल का मैकबुक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम क्या करता है, इजीली अलाउ करता है आपके कस्टमर्स को कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके या फिर उसको क्या कर सके, भरी मार्केट के अंदर भी अलग से पहचान सके। ठीक है जी, तो वो ब्रांडिंग से ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रांड नेम प्रमोट करता है रीपर्चेसिंग पावर को। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि भाई आप आईफोन को ही देख लो, अगर मैं आईफोन की बात करूं तो आईफोन के अंदर क्या चीज़ है, आईफोन के अंदर ये चीज़ है कि क्योंकि वो आईफोन है, एक ब्रांड है, ठीक है, एप्पल है, तो इस वजह से रीपर्चेसिंग पावर जा रही है, लोग उसको बार बार खरीद रहे हैं। अगर भाई उसका कोई ब्रांड नेम ना हो तो अगली बार क्या पता आपको कि ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, ब्रांडिंग जो है इंश्योर करती है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आईफोन है तो कहीं ना एक ट्रस्ट है आप लोगों को कि भाई प्रिवेसी है इसके अंदर। ठीक है जी, क्वालिटी वगैरह हर एक चीज़ का एक ट्रस्ट रहेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट थिंग इज लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग की बात करें, सबसे पहले लेवल्स ऑफ पैकेजिंग से पहले पैकेजिंग क्या होती है। पैकेजिंग के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जिस कंटेनर के अंदर या जिस रैपर के अंदर आपका प्रोडक्ट रखा जाएगा उसकी यहाँ पर बात करी जाती है। ठीक है जी, तो लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के, 3 लेवल होते हैं। पहला होता है प्राइमरी पैकेज, जो कि क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक्चुअल में प्रोडक्ट रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं टॉफ़ी की बात करूँ तो जो टॉफ़ी का रैपर है वो हो गया। मैच स्टिक की बात करूँ, माचिस होती है तो उसका जो बॉक्स होता है वो हो गया। टूथपेस्ट की बात करूँ तो जिस ट्यूब के अंदर वो टूथपेस्ट होता है वो ट्यूब होता है। ठीक है जी। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर कैप्ड टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चॉकलेट की। आपने देखा होगा चॉकलेट के ऊपर एक रैपर होता है, रैपर के अंदर ना एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप होती है, किटकैट के अंदर सिल्वर कलर की स्ट्रिप होती है जिसके अंदर चॉकलेट होती है। दैट सिल्वर कलर स्ट्रिप इज प्राइमरी पैकेजिंग। जो बाहर रैपर है दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। टूथपेस्ट के अंदर बात करें, वो जो ट्यूब है प्राइमरी पैकेजिंग, वो ट्यूब जब आप खरीदने जाते हो दुकान पर तो वो ट्यूब नहीं देता आपको, एक बॉक्स के अंदर देता है, जिस बॉक्स को आप ओपन करते हो तो ट्यूब निकलती है। ठीक है जी, तो दैट बॉक्स इज सेकेंडरी पैकेजिंग। अब वहीं पर बात करें ट्रांसपोर्टेशन पैकेज की, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज के अंदर क्या चीज़ आती है, ये जो बॉक्सेस हैं, वो जो टूथपेस्ट का बॉक्स था, ठीक है जी, वो बहुत सारे टूथपेस्ट को एक साथ रखा जाता है एक बॉक्स के अंदर, जिन्हें कार्टून बोला जाता है। ठीक है जी, कार्टून बोला जाता है उन्हें। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली इन बड़े बड़े कार्टून्स के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे वो छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। गत्ते के डब्बे होते हैं, ठीक है जी, ब्राउन कलर के गत्ते के डब्बे होते हैं।
इसके बाद पैकेजिंग के फंक्शंस की अगर हम बात करें, अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स के अंदर फोटोज दे रखे हैं आपको सारी की सारी, जिसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की भी फोटो दे रखी है, सेकेंडरी पैकेजिंग की फोटो दे रखी है और प्राइमरी पैकेजिंग की भी फोटो दे रखी है। ठीक है जी। कोलगेट का ही एग्जांपल, कोलगेट की एक जो ट्यूब है प्राइमरी पैकेजिंग, कोलगेट की वो ट्यूब जिस बॉक्स के अंदर है सेकेंडरी पैकेजिंग, और फिर एक बहुत बड़ा सा गोडाउन दे रखा है जिसके अंदर बड़े बड़े कार्टून्स रखे हैं ना ये आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। भाई आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, वो सीधा सीधा आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है ना जी। नॉर्मल सी बात है, आप उस ट्यूब के ऊपर आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करेगी। अब भाई नॉर्मल सी बात है, वो जो कोलगेट है उस ट्यूब के अंदर अगर वो खुला मिले बाजार से, तो क्या आपका मन करेगा उससे पेस्ट ब्रश करने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। रीजन, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो आपके प्रोडक्ट की मदद करती है डर्ट से, इंसेक्ट से, ब्रेकेज वगैरह से बचाने में। ठीक है। कन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। भाई अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो फिर उनको कैरी कैसे करा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाएगा? एक ट्रक के अंदर खुला पेस्ट भर के ले जाया जाएगा, है ना। जब उसको निकाला जाएगा शॉप पे किलो के भाव में रख दिया गया है, ठीक है, तो आधा तो वो ट्रक के अंदर ही सना रह जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़। इसके बाद एडवांटेजेस की बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग के एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आती है स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को राइज करता है। नॉर्मल से ज़्यादा, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था कोलगेट का ही, उसके अंदर सीधी सी बात है, वो जिस ट्यूब के अंदर आ रहा है उसकी वजह से सैनिटाइजेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा राइज करा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म देता है। किस तरीके से? भाई आज के टाइम पर ना जो दिखता है वही बिकता है, तो एवरीवन इज गोइंग फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग, जिसके थ्रू क्या हो सके कि एक तो आपकी कॉस्ट भी कम आ सके और दूसरी चीज़ आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा इनोवेटिव दिखे। जितना इनोवेटिव दिखेगा लोग क्या करेंगे, भाई यार ये कुछ अलग सा लग रहा है, लेकर देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपकी जो पैकेजिंग होती है वही आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि आप टाइड देखेंगे रेड कलर में आता है, ठीक है जी। सर्फ एक्सेल देखेंगे, हाँ ऑरेंज कलर में, सर्फ एक्सेल देखेंगे ब्लू कलर में आता है, ठीक है जी। तो इस टाइप की चीज़ होती है, वो अलग से पता चलता है। नेक्स्ट इज थर्ड, लेबलिंग। लेबलिंग की अगर हम बात करें तो लेबलिंग क्या होता है, जो हम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर, उसे बोला जाता है लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, किसके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज लेबल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। लेबलिंग जो है काफ़ी सारे फंक्शन करती है। पहला, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी लेबलिंग की वजह से होगी। वो जो ब्रांड नेम आपने बना लिया, उस ब्रांड नेम को जब तक आप लेबल नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आपके प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करती है लेबलिंग। लेबलिंग ही तो बता रही है प्रोडक्ट है किस चीज़ का। भैया नेस्ले का प्रोडक्ट है, लेकिन है क्या? चॉकलेट है, ठीक है जी, डार्क चॉकलेट है, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग को बताया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डिफरेंट वो आती हैं आपकी कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर आपकी रेड लेबल आती है, ब्रुक बॉन्ड आती है, ठीक है जी। उसके बाद ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड की येलो लेबल, ब्रुक बॉन्ड की ग्रीन लेबल, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। ब्लैक भी बोल दें। नेक्स्ट थिंग इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। रीज़न, अगर आप कह रहे हो भाई मैं अपने प्रोडक्ट पर 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो अगर आप अपने प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर डिस्प्ले करोगे तो लोगों को पता चलेगा इसके अंदर 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है सेम रेट के ऊपर, तो प्रमोशन में मदद करेगी। नेक्स्ट थिंग इज, जो भी इंफॉर्मेशन एज सच हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा है, उसके अंदर क्या था कि कंज्यूमर के पास राइट है सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने का। तो कंज्यूमर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ब्रांडिंग के लेबलिंग के अंदर ही तो लिखी होगी उस पर, कि कंटेंट क्या है प्रोडक्ट के अंदर, डेट और मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरिंग, सारी की सारी चीज़। ओके जी।
इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट आता है प्राइस मिक्स। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइस मिक्स। प्राइस क्या होता है? कहीं ना कहीं प्राइस नॉर्मल से आता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि प्राइस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। तो भाई जब सामने वाला आपको कोई अमाउंट दे रहा है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जिसको फुलफिल होने के बाद ही अगर आपका प्रोडक्ट उनको फुलफिल करा हो तो ही वो आपको उतना प्राइस देगा, वरना वो नहीं देगा। जैसे कई बार हम शॉप वाले से पूछते हैं, भैया क्या रेट है ये चीज़, ठीक है, उसने आपको कोई रेट बताया, आप उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चल देते हो। रीज़न आपको ऐसा लगता है भाई इससे अगर कम भी करा लूँगा तो भी उस रेट पर ये चीज़ नहीं बैठेगी, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर प्राइस मिक्स के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो तो आपके माइंड में आता है प्रॉफिट, है ना जी, आपके माइंड में बिल्कुल आएगा प्रॉफिट। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस मैक्सिमम रखोगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा लो रखोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखोगे, ठीक है, ताकि मार्केट के अंदर आप मार्केट को ग्रैब कर सको, उसके बाद बढ़ा देंगे प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। में तो बंद नहीं होता है बेटा, पहले उसने ग्रैब करी है मार्केट, अब वो जो मांगता है वो मिलता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस है उसको सेट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि जो प्राइस आप सेट कर रहे हो उस प्राइस में आपकी जो कॉस्ट आई है उस प्रोडक्ट को बनाने की वो कवर होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट डिमांड। भाई अगर आपके प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, लेस सप्लाई है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसा है, अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो फिर आपको उनको देख करके अपना प्राइस रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है तो फिर वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर वाली सिचुएशन लग जाएगी कि भाई आपको प्राइस इससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप प्राइस, या इससे कम नहीं रख सकते आप प्राइस, ठीक है जी, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस, ठीक है जी, प्लेस मिक्स का दूसरा नाम होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो प्लेस मिक्स के अंदर क्या आता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि रिक्वायर है हमारे गुड्स या सर्विसेज की फिजिकल मूवमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक किस तरीके से गुड जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप अपने कस्टमर का ऑर्डर जितनी जल्दी प्रोसेस करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी मार्केट के अंदर एक गुडविल बनेगी। आप देखते हो अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होती है। पहले अगर आपने देखो जोमेटो के ऊपर क्या आता रहता था, वेटिंग फॉर द रेस्टोरेंट टू एक्सेप्ट योर ऑर्डर्स, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग स्लो थी, कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पर आप जैसे ही जोमेटो के ऊपर ऑर्डर देते हो, ऑर्डर हाथ के हाथ एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद सीधा ये लिखा होता है प्रिपेयरिंग योर मील, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मायना रखती है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेट और स्पीडी होगी ऑर्डर प्रोसेसिंग, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट, गुडविल वगैरह बढ़ेगी। जितनी ये स्लो होगी उतनी आपका मार्केट में गुडविल और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं देखिए आपके जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आपकी मार्केट में एडिशनल डिमांड है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट देना है, तो इसके लिए आपको कुछ इन्वेंट्रीज भी अपने हाथ में रखनी पड़ेंगी कि ऐसी सिचुएशन आए तो हमारे पास स्टॉक हो। स्टॉक नहीं होगा, ख़त्म कहानी, ठीक है जी। भाई पता चल रहा है आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे से बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं है, डिमांड तो उस केस में क्या होएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, हर कोई कहेगा छोड़े आप दूसरा ले लेते। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब वो स्टॉक रखने के लिए भी तो आपको एक जगह चाहिए, दैट प्लेस इज नोन एज वेयर हाउस, जो कि क्या करता है, एक तरीके का हमारी वो जो नीड होती है ना कस्टमर की, उस नीड को फुलफिल करने के अंदर और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बीच में एक टाइम होता है, तो उस टाइम तक वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट जाता है वेयर हाउस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं, दैट इज डायरेक्ट चैनल, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, जिसके अंदर डायरेक्टली डील करा जाता है मैन्युफैक्चरर कस्टमर का। फिर आता है इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर,
दूसरा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। तीसरा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है जी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसके अंदर ध्यान से देख लीजिए क्या फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे, एक होता है मार्केट रिलेटेड फैक्टर कि मार्केट का साइज कैसा है। अगर आपकी प्रोडक्ट की मार्केट का साइज बहुत बड़ा है तो फिर आपको इंटरमीडिएटरीज की जरूरत है। अगर मार्केट का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर इंटरमीडिएटरीज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन आता है कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री है, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री है। ठीक है, विद इन अ स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है। उसके बाद ऑर्डर्स आपके किस साइज में होते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ठीक है जी, यानी कि इन शॉर्ट में कह सकता हूँ आपका प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल है तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग ही बेटर रहेगी। ठीक है, नॉन पेरिशेबल है तो फिर आप लंबा चैनल रख सकते हो। पेरिशेबल जो जल्दी से खराब हो जाते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह, उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट चैनल रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनडायरेक्ट चैनल रखोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि लंबे टाइम पीरियड में वो चल नहीं पाएंगे। ठीक है जी। कंपनी रिलेटेड फैक्टर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मैटर करती है। भाई आप वेयर हाउसिंग का खर्चा उठा सकते हो नहीं उठा सकते, आपके पास वर्किंग कैपिटल इतनी अच्छी है कि आप डायरेक्ट चैनल यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की सफिशिएंसी आती है कि मैनेजमेंट के पास डायरेक्ट सेल करने के लिए इतनी नॉलेज है कि वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेच सके या नहीं। लास्ट वन इज प्रमोशन मिक्स। इसके अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर आती है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स जो कि यूज़ करे जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ताकि वो कम्युनिकेट कर सके कस्टमर्स को कि भाई हमारा प्रोडक्ट आप खरीदिए। प्रमोशन मिक्स के अंदर आती है 4 चीज़ें, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी। अब ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर 4 P's नहीं आ रहे हैं तो फिर पक्का प्रमोशन मिक्स आ रहा है। ठीक है जी, या तो 4 P's आ रहे हैं तो भी प्रमोशन मिक्स आ रहा है और 4 P's नहीं आ रहे हैं तो भी प्रमोशन मिक्स आ रहा है। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रमोशनल टूल होता है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक इम्पर्सनल फॉर्म बनाते हैं कम्युनिकेशन की जिसके अंदर स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कितने सारे जो हमारे सेलेब्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो चीज़ हो गई, मैगजीन के थ्रू कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे होते हैं, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके वजह से होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस एनहेंस होता है। ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने में मदद करता है। मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट का शेयर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करे। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी लेबर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में मदद करता है और आपके प्रोडक्ट की जो नॉलेज होती है वो भी बाहर जाती है कस्टमर तक। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ इज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। तो क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग जब आप कराओगे तो जिस पर्सन से आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हो पैसे लेगा, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जिस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेंस्ट गए एडवर्टाइजिंग के। उसके बाद कस्टमर्स के लिए कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाती है। कैसे कन्फ्यूजन हो जाती है, भाई एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की तो दिखाई नहीं जा रही होगी, सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ डिफरेंट ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही होगी। परफ्यूम्स ही देख लीजिए, कितने सारे लोगों की एडवर्टीजमेंट आती है परफ्यूम्स। ठीक है जी। डेनवर की अलग आती है, शाहरुख खान कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, अक्षय कुमार अलग एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है एनवी की। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बात करूँ ऋतिक रोशन अलग एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है माउंटेन। ठीक है जी। ऋतिक रोशन उसकी कर रहा था ना HR की, नहीं वो ही डिओड्रेंट ऐसे करके कुछ आता था उसकी करता था। ठीक है जी। तो ये वाइल्ड स्टोन की अलग एडवर्टीजमेंट चल रही होती हैं। तो मतलब अब क्या है, जो कस्टमर है वो तो कंफ्यूज हो गया बेचारा। तो ये चीज़ होती है। सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट को भी एनकरेज करती है एडवर्टाइजिंग। कैसे, अगर मेरा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन उसकी एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान कर रहा है, भैया बिकेगा, बहुत प्यार से बिकेगा उस तरह वियर्ड और। ठीक है जी। ऋतिक रोशन बड़ा दिखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार जो है आपके
इवेंट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को कम कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं विच आर हैविंग बैड टेस्ट, यानी कि वो बंदे खुद भी उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे होते बट पैसों के लिए एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। ठीक है जी। सोशल वैल्यूज़ को कई बार अनडिटरमाइन करा जाता है। कैसे अनडिटरमाइन करा जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एडवर्टीजमेंट कराई जा रही है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, सिर्फ इसीलिए कराई जा रही है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट की सेल के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो लेकिन सोशल चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ आ जाती है। ओके जी। इसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप खुद डायरेक्टली जा करके अपने प्रोडक्ट को बाय फेस अपने प्रोडक्ट को जा करके सोल्ड आउट करते हो। ठीक है जी, कांटेक्ट बनाते हो, जिसके अंदर अब क्या है, आपको पर्सनल सेलिंग के लिए एक सेल पर्सन की जरूरत होती है। तो उस सेल पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली चीज ऑनेस्ट होना चाहिए, साउंड करेक्टर होना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है। उसके बाद स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एम्बिशियस होना चाहिए। उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि एनर्जेटिक होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड और लॉयल होना चाहिए अपनी फर्म के लिए। ऐसा ना हो ना, पता चल रहा है आपकी कंपनी ने आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए भेजा है, बाहर जाकर के लोगों को कह रहा है भाई ये मत खरीदो, देखो मेरी पर्सनल गाइडेंस तो ये है कि आप ये प्रोडक्ट मत खरीदो। ठीक है, तो फिर फायदा क्या है, लॉयल ही नहीं है वो कंपनी के लिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि हम कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम एनकरेज करते हैं बायर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की परचेज करे। जैसे कि डिस्काउंट दे दिया गया, रिफंड दे दी गई, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके दे दिया गया उसको सस्ते रेटों पर, क्वांटिटी गिफ्ट दे दिए गए, सैंपल्स दिए जा रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट चला दिया, लकी ड्रॉज वगैरह। ठीक है जी, फुल फाइनेंस दे दी 0% पर, कह रहे हैं जी आप प्रोडक्ट ले जाओ, कोई बात नहीं, EMI में पैसे दे दो। ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक रिलेशन के लिए क्या चीज़ है, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। बाय द वे आप वीडियो देख रहे हैं चार्टर्ड स्क्वाड के ऊपर। इसने डिफाइन करा है कि पब्लिक रिलेशन क्या है, एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट एड्स वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन by helping to manage its reputation. That means पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के अंदर कुछ एडअप कर रहे हैं, जिस एडअप की वजह से क्या होगा, आपकी मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन इंक्रीज होगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है, जैसे कि प्रेस रिलीज। आप कोई प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, या कोई इवेंट कर रहे हैं, या कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होएगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा, जो क्रिकेटिंग टीम होती है वो अपना मैच खत्म होने के बाद प्रेस रिलीज होती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो फोन्स वगैरह होते हैं उनका जब कोई लॉन्च होता है उससे पहले एक प्रेस रिलीज निकाली जाती है कि इस दिन लॉन्च होगा ये फीचर एंड ऑल दैट। फिर एक होता है प्रेस किट, जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी की पूरी बायोग्राफी होती है, सीनियर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर्स के जो कमेंट हैं वो होते हैं। ठीक है जी। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर जो आर्टिकल्स आज तक छपे हैं उनकी रीप्रिंटिंग करवा दी जाती है, प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह होती हैं। तो प्रेस किट क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपके कंपनी के और आपके प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है जी। इसके बाद आपके होते हैं नेक्स्ट इज ब्रोशर्स। तो बेसिकली क्या होते हैं, एक बुकलेट होती है जिसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग नॉर्मली किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाओगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जाओगे, तो वहाँ से ना आप जब एक फॉर्म फिल करते हो तो वो साथ में आपको एक बुकलेट सी दे देते हैं। उस बुकलेट के अंदर पूरी कैंपस के बारे में लिखा होगा, ठीक है, कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सब कैंपस के डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ओके जी। तो वो होते हैं हमारे ब्रोशर्स।
नेक्स्ट इज न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रिंटेड पब्लिकेशन होती है प्रोडक्ट की, जो कि रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर निकाली जाती है। कुछ लोग मतलब जो हमारे पब्लिक है उन लोगों को क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद इवेंट एंड प्रेस सपोर्ट। नॉर्मल सी बात है, बीच बीच में कंपनी इवेंट कराती रहती है जिसके थ्रू क्या होता है, लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता रहता है। ठीक है जी। जिसके अंदर आपका क्या हो गया, कुछ स्पीचेस हो गई, कॉन्टेस्ट हो गए, इस टाइप की चीज़ें। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, तो ये आपको पता ही होगा, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा करे जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है ताकि एक कांटेक्ट करा जा सके लोगों से थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही। ठीक है जी। या फिर हॉल्स में सेमिनार्स कर दिए हम लोगों ने, लोग आए अपने क्वेश्चंस पूछें, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लें, उनमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं फिर वो टीवी के अंदर या प्रेस रिलीज़ के अंदर एडवर्टाइज कर दी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ वेबसाइट, हमारी कंपनी की वेबसाइट जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट की, कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्लेस कर रहे हैं, लोग वहाँ पर जा कर के हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स ले सकते। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है रोल ऑफ PR इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या रोल है पर्सनल रिलेशन का ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहला, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस की मार्केट में एक इमेज क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। भाई न्यूज़ रिलीज़ आ रही है, प्रेस रिलीज़ आ रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, प्रेस सपोर्ट आ रहा है, वेबसाइट है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, न्यूज़ लेटर्स आ रहे हैं, तो बहुत मदद करेंगे। उसके बाद एक ना एडवर्टाइजमेंट का सप्लीमेंट है, उस एडवर्टीजमेंट को और ज़्यादा बूस्टअप करने में मदद करता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज बनाने में मदद करता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मार्केटिंग सिर्फ इतना सही है।